एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं आलम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे PL-15, जो कि चाइनीज लॉन्ग रेंज का बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसके बारे में कमेंट में आप में से कुछ लोगों ने पूछा और ये कहा कि क्या ये मीटियोर के बराबर है, या ऐसे आर्टिकल निकलकर सामने आ रहे हैं जिसमें JF-17 को राफेल के बराबर दिखाया जा रहा है और वो इस कारण से किया जा रहा है, ये जो PL-15 चाइनीज जो एयर टू एयर मिसाइल है उसके कारण ही किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि यह मिसाइल मीटियोर के बराबर है या उससे एडवांस ही है, और इसके साथ ही JF-17 का ब्लॉक 3 राफेल के बराबर हो जाता है या उसके मुकाबले का हो जाता है। तो मैं यहां पे कहूंगा ये सब बुलशिट है, सब बेकार है, सब बेकार है। यहां पर एक आर्टिकल निकल कर आया था जो कि 2 दिन पहले स्पुतनिक में निकल के आया था, और उसमें हमारे इंडियन एयरफोर्स के कोई पायलट रह चुके हैं या अधिकारी रह चुके हैं, उनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया था। इसमें यह कंपैरिजन की गई थी कि राफेल से हमें बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए और JF-17 को भी देखना चाहिए कि वो एक थ्रेट बन सकता है। इसमें यह डिस्कशन किया गया था कि PL-15 जो ये मिसाइल है, इसी के कारण JF-17 एक थ्रेट हो सकता है इंडियन एयरफोर्स को, और यह बताया गया था कि इंडियन एयरफोर्स को प्लेटफॉर्म खरीदने के साथ साथ सेंसर्स और वेपन्स पे भी ध्यान रखना चाहिए। इस आर्टिकल में यह भी कहा गया था कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जो पाकिस्तान के साथ डॉग फाइट हुई थी, उसमें एमरैम्स जो उनके द्वारा फायर की गई थी वो भारत की मिसाइलों से बेहतर मिसाइल थी, एयर टू एयर मिसाइलों की बात की जाए तो। और उनका कहना था कि जब पुराने समय में इस प्रकार के वेपन्स नहीं खरीदे गए, हमारे एयरक्राफ्टों के लिए इस प्रकार के वेपन और सेंसर्स नहीं खरीदे गए, तो इसलिए हमें राफेल के साथ साथ अच्छे अच्छे सेंसर्स और वेपन्स भी खरीदना चाहिए, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। यह आर्टिकल इस सब चीजों पर था। इसको घुमाते हुए कुछ और अन्य वेबसाइट्स ने पूरे के पूरे JF-17 को राफेल के साथ कंपेयर भी कर दिया। सबसे पहली बात कि PL-15 जितना काबिलियत रखता है, यह दिखाया जा रहा है, वो वैसी कोई भी बात नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल में यह होती है कि उनमें लगे हुए इंजन किस प्रकार के हैं। मीटियोर में लगा हुआ है थ्रॉटेबल रैमजेट इंजन, तो वहीं PL-15 की बात करें तो ये एक पल्स्ड सॉलिड फ्यूल रॉकेट है। तो जमीन आसमान का अंतर है। जब इस प्रकार के बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल फायर की जाती है तो वो एयरक्राफ्ट का पीछे करने योग्य होनी चाहिए, उसके साथ मैनोवर परफॉर्म करने योग्य होनी चाहिए, इसका सेंसर्स इतना अच्छे होने चाहिए कि वो एयरक्राफ्ट को ना छोड़े। मीटियोर मिसाइल विश्व के कुछ बेहतरीन एयरक्राफ्ट जैसे कि राफेल में इस्तेमाल किया जाता है, यूरोफाइटर टाइपून में इस्तेमाल किया जाता है, सैप के ग्रिपीन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके अलावा F-35 में भी इसको इस्तेमाल किया जाना है। बेहतरीन एयरक्राफ्टों में इसका इस्तेमाल किया जाता है जो कि MBDA के द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। अब PL-15 किस में इस्तेमाल किया जाता है? केवल ये चाइनीज J-20 के लिए डेवलप किया गया है, और अब JF-17 के लिए भी चाइना ब्लॉक 3 में इसको इंटीग्रेट कर चुका है और अब इसको पाकिस्तान को बेचने वाला है। PL-15 की आप जानते हैं कि रेंज 200 किलोमीटर की है, पर मीटियोर मिसाइल की केवल 150 किलोमीटर की है, जो कि ऑन पेपर लिखा हुआ है। पर हम जानते हैं कि मीटियोर मिसाइल इससे भी ज्यादा अटैक कर सकती है, और इसका जो नो एस्केप जोन है वो लगभग 60 से 70 किलोमीटर का है। पर PL-15 में इस प्रकार की कोई भी चीजों का जिक्र नहीं किया गया है। PL-15 आप समझ सकते हैं कि एक नया खिलाड़ी है, मीटियोर मिसाइल मजा हुआ खिलाड़ी है। अगर मीटियोर मिसाइल से PL-15 मिसाइल ज्यादा बेहतर है तो क्या पूरी फ्रांस की एयरफोर्स को हरा सकती है चाइना की एयरफोर्स? बिल्कुल नहीं। और रही बात किसी बेहतरीन चीज को यदि पाकिस्तानियों के हाथ में दे दिया जाए तो वह भी टट्टी हो जाती है। जिस प्रकार से उन्होंने अपने एमरैम्स मिसाइल से हमारे मिग 21 तक को वो नहीं गिरा पाए, या हमारे Su-30 MKI को भी वो टच नहीं कर पाए, तो पता ही चलता है कि पाकिस्तानी उसका किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्रकार के फिजूल कंपैरिजन से हमें बचना चाहिए, और इसीलिए मैंने इसको अपनी न्यूज में इंक्लूड नहीं किया था। पर आप सभी के क्वेश्चंस के कारण मुझे इसको इंक्लूड करना पड़ा और सच्चाई आपके सामने रखनी पड़ी। वही बात करें, अपने इसरो का एक सैटेलाइट लॉन्च होने वाला था जो कि GISAT-1 कहा जा रहा था। अपनी सीरीज में यह पहला सैटेलाइट होने वाला था जिसको GSLV F-10 के द्वारा लॉन्च किया जाना था। 2.2 टन का यह सैटेलाइट था जो कि 7 साल के लिए डिजाइन किया गया है, जिसको कि कल लॉन्च होना था, 5 मार्च 2020 को लॉन्च होना था, पर अब इसका लॉन्च टेक्निकल कारणों से टाल दिया गया है। हमने ये देखा है कि इस प्रकार के लॉन्च में कई बार टेक्निकल ग्लिच आ जाते हैं। कुछ ऐसे अनअवॉइडेबल टेक्निकल ग्लिच होते हैं जिनको समय लेकर ही सही किया जा सकता है। कुछ इसी प्रकार का ग्लिच है। इसरो ने कहा है कि
इसकी जो फर्दर डेट है वो आगे डिक्लेयर की जाएगी। फिलहाल जो कल लॉन्च होने वाला है वो अब नहीं होगा। वहीं बात करें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की एक कामयाबी की, तो नॉर्थ ईस्ट में जितनी भी इंसर्जेंसी थी 2013 के मुकाबले 2019 में इसमें 70% की कमी आ गई है। इसके अलावा जो हमारे सुरक्षा कर्मी थे जो शहीद होते थे इन इंसर्जेंसी में, इन अटैक्स में, उनमें लगभग 78% की कमी आ चुकी, जिसको 80% हम लगभग मान सकते हैं। इसके अलावा जो स्थानीय नागरिक वहां पर मारे जाते थे उनमें 80% तक की गिरावट आ चुकी है। यानी कि नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी बिल्कुल डिक्लाइन हो चुकी है। हमने यह देखा है कि कई ऐसे इंसर्जेंट ग्रुप अब आत्मसमर्पण कर रहे हैं और मेन स्ट्रीम से जुड़ते चले जा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जो कि 2-3 साल में आ ही जाएगा कि इस प्रकार की घटनाएं वो शून्य हो जाएंगी और वो दिन पुराने हो चुके होंगे, वो इतिहास का एक हिस्सा हो जाएंगे जब इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट इलाके में होती थी। कुछ इसी प्रकार से कश्मीर में भी होगा। कुछ 4 से 5 साल रुकी है, सब जगह शांति होगी। हमें अपने सिक्योरिटी फोर्सेस पर पूरा विश्वास है और वो एकदम अच्छा काम करके हमें दिखा रहे हैं। पत्रकारों से बात करते वक्त हमारे आर्मी चीफ ने कुछ हमारे भविष्य के प्लान को सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि जो ये टैंक हैं या एयरक्राफ्ट हैं वो अब बीते जमाने की चीजें होने वाली हैं, कुछ उसी प्रकार से गायब हो जाएंगी जिससे सोनी का वॉकमैन गायब हो गया मार्केट से। उन्होंने यह बताया कि कोई बड़ी वॉर जो टैंक से लड़ी गई होगी वो पिछले 50 साल में कोई भी नहीं है। 1973 में जब एक बड़ी वॉर लड़ी गई थी इन टैंकों के माध्यम से, वो थी गोलन हाइट की, जो कि इजरायली और अरब फोर्सेस में हुई थी। इसके बाद इस प्रकार की कोई बड़ी वॉर नहीं लड़ी गई। कुछ उसी प्रकार से अभी जो ये एयरक्राफ्ट हम देख रहे हैं, अभी हमें लगता है कि ये बहुत काम की चीज है, पर आगे आने वाले समय में ये बिल्कुल खत्म हो जाने वाली है। इसी को मद्देनजर रखते हुए डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स पे भारत काम कर रहा है और जल्द ही हम देखेंगे कि अपने आर्मी या एयरफोर्स में हम डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर चुके होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि आगे के वॉर के जो सिनारियो हैं वो बदलने वाले हैं। ये जरूरी नहीं है कि जिस प्रकार से वॉर हम अभी देख रहे हैं वो उसी तरह से हो। उन्होंने कौटिल्य की नीति को भी सामने रखा, साम दाम दंड भेद को भी सामने रखा। उन्होंने कहा कि भारत कौटिल्य की जो नीति है उसको लेकर भी काम कर रहा है और कौटिल्य की नीति से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। आपने कुछ दिनों पहले यह खबर जरूर सुनी होगी कि कांडला पोर्ट में एक शिप पकड़ा गया था जो कि हांगकांग से आया हुआ था और पाकिस्तान के पोर्ट कासिम में जा रहा था। इसमें एक ऑटोक्लेव पकड़ा गया था जो कि इस प्रकार का प्रेशराइज्ड वेसल था जो कि लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। उसमें इस प्रकार के सिस्टम का इस्तेमाल होना था। डीआरडीओ के हमारे वैज्ञानिक उसको जाकर चेक किए, न्यूक्लियर वैज्ञानिक उसको जाकर चेक किए, तो यह निकलकर सामने आया कि कुछ 1500 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखने वाली बैलिस्टिक मिसाइल में इसका इस्तेमाल होना था। इस जो ऑटोक्लेव है इसका इस्तेमाल होना था और यह भी कहा जा रहा है कि सैटेलाइट लॉन्च करने वाले रॉकेट भी इसके माध्यम से मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं, यानी कि मिलिट्री इस्तेमाल भी और सिविलियन इस्तेमाल दोनों इसके द्वारा किया जा सकता था। यह जो शिप है जैसा कि मैंने बताया वो चाइना हांगकांग से आ रहा था। हम ये जानते हैं कि पुराने समय में नॉर्थ कोरिया और चाइना ने ही पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल की जो सिस्टम है, जो उसकी जानकारी है वो बांटी है और उसी कारण वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप कर पाए हैं और उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम भी चाइना की देन है। और यही कारण है कि चाइना भारत को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में नहीं आने देना चाहता है और वो तब तक नहीं आने देना चाहता है जब तक पाकिस्तान इस काबिल ना हो जाए। अब जो ये शिप पकड़ा गया है इससे इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत एक दबाव बना सकता है चाइना पे और दूसरी जो कंट्री है जो कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में है वो चाइना पे एक दबाव बना सकते हैं कि भारत को भी इंक्लूड किया जाए। तो देखना यह है कि इस चीज को हम किस प्रकार से भुनाते हैं, भारत इस चीज को किस प्रकार से भुनाता है। बात करते हैं यूएस और तालिबान के बीच में जो पीस अकॉर्ड हुआ था उसमें फिर से बमबारी स्टार्ट हो गई है। तालिबान ने अफगान फोर्सेस के कुछ लोगों को मारा। उनको बचाने के लिए यूएस का यह कहना है कि उन पर ड्रोन अटैक हुआ, एयर स्ट्राइक की गई है, तालिबान पर एयर स्ट्राइक की गई है। तो जो हम ये सोच रहे थे कि अब इस पीस अकॉर्ड के बाद शांति हो जाएगी, पाकिस्तान ये कह रहा था कि कोई दूसरे लोग उनकी जमीन को, अफगानिस्तान की जमीन को पाकिस्तान के खिलाफ न इस्तेमाल करें, किसी की नजर न लगे, तो नजर लग चुकी है और उन्हीं लोगों की नजर लगी है जिन्होंने ये पीस अकॉर्ड कराया है या जिनके बीच में ये पीस अकॉर्ड हुआ है। कोई इससे खुश नहीं है, हमेशा बम पटाखे फूट रहे हैं। किस प्रकार का समझौता यह है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लोगों का यह मानना है कि 10 मार्च के बाद हो सकता है कुछ सही चीजें हों, क्योंकि जो इंट्रा टॉक होने वाली है अफगानिस्तान में विभिन्न ऑफिशियल्स के बीच में, उसके बाद हो सकता है कोई स्थिति में सुधार आए। फिलहाल इस प्रकार की कोई स्थिति सुधार वाली नहीं बनी हुई। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही।
आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।